वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा, रैंक 1 CGPC 2019 और आज मैं आपसे बात करूंगा मेरी एसए स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं तो ये है मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल। अगर आपको एसए की स्ट्रैटेजी बनानी है सीजीपीएससी में तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस में। उसके बेसिस में हम लोग गेस करेंगे कौन से टॉपिक आ सकते हैं, फिर उसका सिनॉप्सिस प्रिपेयर करेंगे, फिर एक मॉक ऐसे हम लोग लिख के लिखेंगे इन 69 लाइन्स, क्योंकि यही है मैक्सिमम जो वर्ड लिमिट दी जाती है आपको 750 वर्ड्स की। तो लगभग 69 लाइन्स रहते हैं आपके मेंस के आंसर कॉपी में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में हमको कैसे स्पेस मैनेज करना है। तो सबसे पहले मैं एनालिसिस करना चाहेंगे पास्ट ईयर पेपर्स का। तो हमको छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है मुझे लगता है ये काफी प्रिडिक्टेबल पोर्शन है, काफी स्कोरिंग पोर्शन है। वहीं अगर इंडिया के पोर्शन की बात करें तो मुझे पर्सनली फील हुआ है कि काफी ब्रॉड ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ज्यादा मल्टी डायमेंशन ऐसे बन सकता है उन चीजों का। एंड मुझे गेस करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी इंडिया के एसेस को, और फ्रेम करने में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ वाले इजी पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरी भी यही एडवाइस रहेगी आपसे कि छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन रिलेटिवली इजी होता है। एंड अगर आप चाहें, जैसे मैंने किया था पिछले मार्च और जुलाई वाले मेंस में, मैंने दोनों ही पेपर्स पे छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन को पहले अटेम्प्ट किया था, उसके बाद इंडिया वाला पोर्शन अटेम्प्ट किया था। तो छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है, अगर ओवर द ईयर्स मैं देखूं, रिसेंटली अगर 2 से 3 साल का मैं अगर ट्रेंड देखूं, तो पहला जो टॉपिक आता है वो किसी फ्लैगशिप स्कीम से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल स्वराज्य ग्राम योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। उसके बाद राजीव गांधी न्याय योजना पूछा गया है, गोधन न्याय योजना के नेचर और इम्प्लीमेंटेशन पूछा गया है। तो एक तो फ्लैगशिप स्कीम पक्का रहता है, ये एकदम पेपर आउट है ये वाले पोर्शन का, कि एक फ्लैगशिप स्कीम तो छत्तीसगढ़ पीएससी पूछेगा ही छत्तीसगढ़ के एसए में। दूसरा जो होता है आर्ट, ट्राइब, कल्चर या टूरिज्म से रिलेटेड। मैंने देखा है कि ट्राइबल से रिलेटेड, ट्राइबल के इशूज से रिलेटेड, ट्राइबल्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो 2-3 जो कंपोनेंट है पेपर 6 के और पेपर 5 के, इनको जोड़ को देखा जाता है। तीसरा जो मैंने देखा है टॉपिक जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है वो है कोई भी कंटेम्प्रेरी इशू। फॉर एग्जाम्पल मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ये पूछा गया है। और मेरे को लगता है कि आने वाले साल के जो पीएससी होने वाला है उसमें हो सकता है कि शराबबंदी या बैन या अल्कोहलिज्म पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो प्रिडिक्टेबल पोर्शंस है छत्तीसगढ़ पीएससी के, इनको आप बिफोर हैंड ही तैयार कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा कंटेंट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग अगर आपने अच्छे से ये ऐसे गेस वर्क कर लिया है, एक फ्रेमवर्क बना लिया है और बहुत बार रिव्यू करवा लिया फैकल्टी से, तो 35+ नंबर आपको मिल सकते हैं इजिली छत्तीसगढ़ के पोर्शन में। वहीं इंडिया के पोर्शन की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ब्रॉड एंडेड इसमें आते हैं जितने भी टॉपिक्स आते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी ब्रॉड एंडेड होते हैं और इनको मल्टी डायमेंशनल रूप देने के लिए उस प्रेशर सिचुएशन में मुझे पर्सनली थोड़ी सी तकलीफ होती थी। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया वाले पोर्शन का आप जितना ज्यादा जनवरी से लेके जून तक, जो कि यूजुअली मेंस होता है, वहां पर अगर जो भी वॉलेटाइल या बहुत ज्यादा इश्यूज हैं इन न्यूज, उसको अगर आप फॉलो करेंगे और उस पर अगर एक एक ऐसे बनाते चलेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा। ओवर द इयर्स मैंने देखा है पिछले 2 बार से कि मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था लेकिन वो ऐसे ना आके जीएस पेपर में यूज हुआ था। फॉर एग्जाम्पल न्यू एजुकेशन पॉलिसी पेपर 7 में पूछ लिया गया था, इंडिया चाइना इशू था तो गलवान वैली को पेपर 7 में भी पूछा है, और इंडियन ज्योग्राफी वाले पोर्शन में पूछा है कि व्हाट इज द ज्योग्राफी ऑफ गलवान वैली। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है एससे, इंडिया का जो एससे है और जीएस है, मुझे लग रहा है कि कुछ सालों से ये दोनों एकदम फ्यूज हो रहे हैं और एक दूसरे के जो एलिमेंट्स है ये यूज हो जा रहे हैं दोनों में। तो मेरा आपको यही रहेगा, जनवरी से जून तक जितने भी इश्यूज आ रहे हैं उनको तो आप कवर करिए ही। साथ में हर महीने जो सबसे ज्यादा इश्यू में रहा है कोई भी मुद्दा, तो उसको उस पर एक ऐसे लिखने की कोशिश करिए। चलिए अब आपको बताता हूँ कि जो कीवर्ड्स होते हैं सिलेबस के, उसमें उससे आप क्या क्या चीजें जान सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ पीएससी की एक्सपेक्टेशन है आपसे। ये सिलेबस है ऐसे वाले पोर्शन का, तो यहाँ से हम लोग को पता चल सकता है कि इसमें ये बोल रहा है कि हमको 2 ऐसे लिखने हैं जिसमें रीजन, प्रेजेंट स्टेटस, डेटा एंड सॉल्यूशन
होना चाहिए उस पर्टिकुलर एसे का। एंड ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है 750 वर्ड्स का। तो सिलेबस हमको क्या क्या क्लू करता है, जो कीवर्ड्स है इसमें जो फॉलो करने लायक है, वो पहला तो यही कि रीजन, दूसरा है स्टेटस, तीसरा है डेटा, और चौथा है सॉल्यूशन। तो अगर कोई भी आप ऐसे लिख रहे हैं, उसका फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ये जो कीवर्ड्स हैं इनको आप इंक्लूड करिए अपने आंसर राइटिंग में। एक अच्छा ऐसे वही होता है मेरे हिसाब से जिसका इंट्रोडक्शन अच्छा होता है, कंक्लूजन बहुत अच्छा होता है, बॉडी में आपने इन कीवर्ड्स का यूज किया है, और यहाँ पे आपने क्रिएटिव सॉल्यूशन दिया है अपने हिसाब से। तो ये बेसिक एलिमेंट होते हैं एक अच्छे कीवर्ड, अच्छे ऐसे का। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ऑलमोस्ट 125 प्लस नंबर आपके आ जाएंगे, विच इज वेरी गुड। एंड मुझे लगता है कि अगर आपने उस दिन आपका दिन रहा, ऐसे कोई टॉपिक आ गए हैं जैसे कोड्स, डेटा बहुत क्लियर है, इनसे क्रिएटिव सॉल्यूशन उन्होंने बहुत अच्छे दे दिए हैं, तो 135 प्लस भी आपके नंबर जा सकते हैं। मैंने देखा है ओवर द ईयर्स जो ऐसे होता है काफी डिसाइडिंग पेपर है। अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, अगर ऐसा कोई पेपर है इसमें कंसिस्टेंटली जो टॉप रैंकर्स है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो ऐसे पेपर है। ऐसे पेपर में 125 प्लस ऐसा स्कोर है जहां पे मुझे लगता है कि आप रिलेटेड डिसएडवांटेज में नहीं है, और वही 135 प्लस ऐसा स्कोर है जो मुझे लगता है कि आपको लीड दिलाएगा, आपकी रैंक इंप्रूव करेगा सीजीपीएससी में। एक बार आपको सिलेबस क्लियर हो गया तो मुझे लगता है कि आपका गेसवर्क अब हो जाना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं ये जानने के लिए मुझे लगता है कि आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए। इंडिया लेवल के पास्ट ईयर क्वेश्चन पे एक बार हम लोग नजर डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया लेवल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेसिकली सोसाइटी, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से आ रहे हैं। अब देखते हैं कि किस नेचर क्या रहा है क्वेश्चंस का। सोसाइटी में देख सकते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक मीडिया, जो रोल ऑफ मीडिया हो सकता है, जो कि हालांकि हाल ही में हमने जो देखा है कोविड के लॉकडाउन के दौरान, किस प्रकार से मसालेदार जो खबरें होती हैं जो टीआरपी दे सकती है, और टीआरपी का जो कंट्रोवर्सी हुई थी एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल के साथ, वो भी न्यूज में थी। तो मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है ये हर 2-3 साल छोड़ छोड़ के बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं। तो अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे ऐसे फ्रॉम कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू लिखने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फायदा होगा। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं होता है जिसमें आपको पूरे के पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ नया नया करना पड़ता है। मेरे एक्सपीरियंस ये रहा है कि एक पर्टिकुलर एस्से है और आपने पहले 10 एस्से लिख चुके हैं, तो उन 10 एस्से के 2-2 लाइन, 4-4 लाइन, 8-8 लाइन मिलके एक नया एस्से बना सकते हैं। तो अगर आप जितने ज्यादा एस्से राइटिंग, जितने ब्रॉड टॉपिक्स में आप एस्से लिखेंगे, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, इस प्रकार के आप जितना ज्यादा लिखेंगे तो उतना ज्यादा आपका फ्लेवर मिलेगा, और एक मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखने में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक मीडिया की बात हुई है, ग्लोबलाइजेशन पे बात हो रही है, इंडियन कल्चर एंड इश्यू ऑफ इनटॉलरेंस, जैसे कम्युनल जो टेंशन चल रही होगी 2015 के आसपास, तो मुझे लगता है कि इसलिए वाला क्वेश्चन पूछा गया होगा। साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं कि क्राइम ऑफ सेलिब्रिटीज, जैसे कि आप अभी भी देख रहे हैं कि एनसीबी और जो ड्रग केस में कुछ सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व है, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज, तो ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है हो सकता है आने वाले जो एसेज है उसमें डायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज है। मेरी यही एडवाइस है, जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस दिख रहे हैं इनको आप अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। वहीं देख लीजिए कि एजुकेशन से पूछा हुआ है, इन्वायरमेंट से पूछा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा हुआ है, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से वो पूछा हुआ है। एग्रीकल्चर में देखिए इंडियन फार्मर्स एंड लैंड एक्विजिशन बिल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। जब लैंड एक्विजिशन बिल इतना ज्यादा न्यूज में था और उससे क्वेश्चन आ चुका है 2014 में, तो आप छत्तीसगढ़ पीएससी की रेंज समझ सकते हैं, उसका नेचर समझ सकते हैं कि हो सकता है आने वाले पीएससी में फार्म बिल से रिलेटेड भी पूछ सकता है। तो अगर आपको पता है कि पहले लैंड एक्विजिशन बिल पे बहस हो चुकी है, कंट्रोवर्सी हो चुकी है और ऐसे आ चुका है, तो मुझे ये लगता है कि लैंड ये फार्मर्स बिल पे भी आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखना चाहिए। अब हमने सिलेबस देख लिया, उसकी डिमांड समझ ली, एक अच्छा ऐसे में क्या क्या एलिमेंट होते हैं वो समझ लिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लिए, तो इससे हमारा गेस वर्क स्टार्ट हो सकता है कि आने वाले पीएससीज में कौन से एसेस आने वाले हैं। तो मैंने उसी टाइम गेस कर लिया था कि देखिए एक फ्लैशी स्कीम नरवा गरुआ गुरुआ बाड़ी है सुराजी ग्राम योजना, इसको पूछ लिया गया है। तो मेरा नेक्स्ट जो लॉजिकल ट्रांजिशन यही था कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी हो सकता है पूछ लिया जाए। अब एक बार ये चीज क्लियर हो गई है कि मुझे राजीव गांधी किसान न्याय योजना पे कैसे तैयार करना है, तो सबसे पहले ऐसा होता है कि मैं एक सिनॉप्सिस बनाता हूँ। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सिनॉप्सिस कैसे बनाया था। फिर मुझे पता चल गया था कि सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, और सिनॉप्सिस मैंने बनाया।
जैसे आप देखते हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करते हैं, तो मैंने पहले कोटेशन, नेहरू जी का एक कोटेशन गूगल कर लिया था। जो इंट्रोडक्शन होता है या तो कोटेशन से बन सकता है, करंट अफेयर से बन सकता है, इंडाइसिस से बन सकता है, या फिर कोई रियल लाइफ स्टोरी से बन सकता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक साथ सारे कोट्स ना रटते हुए आप ऐसे करिए कि जैसे अगर आपको एग्रीकल्चर पे लिखना है तो एग्रीकल्चर पे कोई बहुत अच्छा कोट ढूंढ लीजिए। जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना एग्रीकल्चर पे इस टॉपिक है, तो मैंने गूगल कर दिया, तो वहाँ पे काफी अच्छा मुझे एक कोट मिल गया कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसा करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि 21 मई को ये फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च हुई थी और उसके कुछ कुछ प्रोविजंस मैंने देख लिए। उसके बाद मैंने फीचर लिख लिया, उसको सब हेडिंग से मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि राजीव गांधी न्याय योजना, अ टेक्टोनिक शिफ्ट, इस टाइप के कोई भी जार्गन है सब हेडिंग से आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोविजन बता दिया, जो भी प्रोविजन थे इसके। उसके बाद मैंने इनके प्रोज बता दिए, क्योंकि सबसे पहले आपको स्कीम को क्रिटिसाइज करने के पहले उसके क्या क्या एडवांटेज है वो बताएंगे। तो मैंने इसमें बता दिया कि इससे लिक्विडिटी बढ़ी है, कोविड हिट इकोनॉमी को रिवाइवल होने में हेल्प हुई है, ऑटोमोबाइल 25% ग्रो हुआ है, और आरबीआई ने भी छत्तीसगढ़ के अनइंटरप्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ को अप्रिशिएट किया है। और मैंने ये बताया कि इससे जो एक्स्ट्रा मनी आया है वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में जाएगा, पंप, ट्रैक्टर, सीड्स एक्सेट्रा। तो ये मैंने तारीफ कर दी स्कीम की। उसके बाद इसके कॉन्स मैंने गिनाना चालू करे। सबसे पहले तो यही कि सरकार को लोन लेना पड़ा 1300 करोड़ का, जो कि इंटरेस्ट के बाद 2000 करोड़ वापस करने पड़ेंगे आरबीआई को। इससे पब्लिक डेट इंक्रीज होता है, इंटरेस्ट पेमेंट की प्रॉब्लम आती है, जो कि उस टाइम पे पर मंथ 360 करोड़ जा रहा था मंथली इंटरेस्ट पेमेंट पे। मैंने बता दिया कि ये भी एक फिजिकल बर्डन होता है। उसके बाद मैंने बता दिया कि सेंटर के साथ जो टसल चल रहा था, क्योंकि आप देख रहे थे जिस प्रकार से हमारे जो मंत्री है वो बार बार मिल रहे थे सेंटर के मंत्री से और उनसे आग्रह कर रहे थे कि प्लीज आप अलॉटमेंट बढ़ा दीजिए। तो सेंटर का ये कहना था कि आप बोनस दे रहे हैं, आप एमएसपी से, एमएसपी और बोनस का जो इशू था वो चल रहा था, वो टसल चल रही थी। मैंने ये बताया कि इस प्रकार के बोनस का टसल भी हो जाता है सेंटर और स्टेट का। इसके बाद एफसीआई प्रोक्योरमेंट का जो लिमिट थी, मैंने बताया कि वो चल रहा था डिफरेंस सेंटर और स्टेट का, हम चाह रहे थे ज्यादा ले, सेंटर मान नहीं रहा था। तो वो जो भी टसल थी उसके बारे में मैंने मेंशन किया। कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ जाता है, स्टोरेज, अब इतना आप ले तो लेंगे लेकिन आप स्टोर कहाँ करेंगे, उसकी भी दिक्कत है, अनाज सड़ जा रहा है। उसके बाद ये था कि जो सरप्लस है उसको डील करने का कोई भी परमानेंट मैकेनिज्म नहीं था। बायोफ्यूल जो प्रपोज किया गया है वो अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, और जो अल्टरनेटिव है एक्सेस प्रोक्योरमेंट का, वो अच्छे से डिफाइंड नहीं है। इसके बाद मैंने बता दिया कि भाई अगर पैडी, मेज और शुगर कोन पे ज्यादा फोकस करेंगे तो एक इंटरक्रॉप पैरिटी आ जाती है, अब हर कोई धान उगाएगा, जो कि रिसेंट कैबिनेट की जो डिसीजन है कि अगर हमें आ, लगभग 5 से 6% कम करना है धान का रकबा। तो इस प्रकार के जो टारगेट्स आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसके कारण ये होता है कि हर कोई एक ही फसल लेता है, और इस कारण क्या होता है कि आपका जो फूड बास्केट होता है वो इवेंचुअली स्क्यू हो जाता है, और इस कारण माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी आती है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मैं एक एक डायमेंशन खोल रहा हूँ, उसको कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ। अब फिर मैंने ये भी बताया कि एक परमानेंट फिक्स नहीं है, आखिर कब तक आप बोनस देते रहेंगे। मैंने ये बताया कि ये जो है इस पर्टिकुलर स्कीम के कारण कोई एसेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एक मार्केट आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी है, और ये अनसस्टेनेबल है लॉन्ग रन में, और ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है टू अ मच मोर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर। मैंने ऐसे करके क्रिटिसाइज किया। अब ये हो गया कि क्रिटिसिज्म इनकम्प्लीट है विथ क्रिएटिव सॉल्यूशन फ्रॉम योर साइड। तो मैंने यहाँ से सॉल्यूशन दिया कि हमको इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बोधघाट है, बोधघाट के कारण 9% ऑफ बस्तर डिवीजन का जो इरिगेशन है वो इट हैड इंक्रीज टू 63%। तो मुझे यही लगा कि इरिगेशन पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ताकि मार्केट से कनेक्ट कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी ताकि पंप चलेंगे और उससे एचवाईवी सीड्स की इरिगेशन ईजी हो पाएगी, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर मॉडर्नाइजेशन मैकेनाइजेशन। और मैंने ये बोला कि उस टाइम पे जब ये स्कीम आई थी और जिस टाइम मार्च में मैं प्रिपेयर कर रहा था इसका एस्से को, तब ऑयल सीड, लिनसीड या फिर 13 अदर क्रॉप जो बाढ़ में ऐड हुई है वो उस समय ऐड नहीं हुई थी। तो मेरा यही मानना था कि उस टाइम मैंने गेस कर लिया था कि अगर आप पल्सेस, ऑयल सीड, पोल्ट्री और मिल्क को अगर इंक्लूड कर लेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना में, तो इससे छत्तीसगढ़ में येलो रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन का बेसिस आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्रिएटिव सजेशन था जो मैंने माना, जो मैंने उस समय ऐसे में देने की कोशिश की थी, और जो कि इम्प्लीमेंट हो भी गया अभी अभी आते हुए। फिर मैंने ये बताया कि भाई कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है, लुक्रेटिव मार्केट। कुछ सालों पहले इंटरनेशनल बायर सेलर मीट हुआ था जहां पे ऐसा कुछ हुआ था कि भूटान हमसे राइस खरीदेगा, धनिया खरीदेगा जापान, और जो यूएई है उसको हल्दी चाहिए रहता है, तरबूज चाहिए होते हैं। हमारे जो सीजनल या जायद जो फसलें हैं वो काफी अच्छा लुक्रेटिव मार्केट है। सीताफल का बहुत अच्छा मार्केट है मिडल ईस्ट।
तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये इस पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, अगर कोल्ड स्टोरेज में होगा तो उसकी प्रोसेसिंग ईज़ी हो जाएगी। उसको जब ऐसा टाइम आएगा जब उसका क्रॉप का बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता है, तब तक हम लोग को स्टोर करने के लिए फैसिलिटी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर फूड प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी होगी और एक एडेड इनकम भी आएगी फार्मर्स को। फिर मैंने ये बताया कि कुछ ब्रांड्स डेवलप करने चाहिए, जैसे इमली चस्का डेवलप हो रहा है, डायनेक्स डेवलप हो रहा है, उसी तरीके से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम लोग को लगता है कि बहुत अच्छा ब्रांड डेवलप करना चाहिए। फिर मैंने ये बता दिया कि कुल मिला के ऐसा है कि आत्मनिर्भर बनाना है फार्मर को। अभी जितने भी इंसेंटिव दे रहे हैं वो ठीक है कोविड इकोनॉमी के हिसाब से, बट एट द एंड ऑफ द डे हमको इतना केपेबल बनाना है छत्तीसगढ़ के जितने फार्मर है कि वो जो मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई है उसमें स्टैंड कर सकें। बस वही है कि इसके मैंने बहुत अच्छे पॉजिटिव एंडिंग कर दी। फिर लास्ट के कंक्लूडिंग लाइन में मैंने ये बोल दिया कि आप प्रोडक्ट को इंसेंटिवाइज मत करिए, आप प्रोसेस को इंसेंटिवाइज करिए। इस टाइप से मैंने ऐसे फ्रेम करने की कोशिश करी थी। अब ये हो गया सिनॉप्सिस, जो एग्जाम के पहले मैं देख के जाता था कि ये पॉइंट है। अब इसको एग्जाम टाइम में कैसे लिखना मैं ये बताता हूँ। अब देखिए, ये मेरा काइंड ऑफ रफ ऐसे था उस टाइम का, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोट से स्टार्ट कर दी मैंने, यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया, यहाँ पे मैंने फीचर बताए, ठीक है, यहाँ पे मैंने तारीफ करी है, प्रोज बताए स्कीम के इस पर्टिकुलर सेक्शन में, यहाँ पे मैंने चैलेंजेस बताए, और यहाँ पे मैंने लगभग कंक्लूड कर दिया है चीज़ों को। चैलेंजेस कुछ ज़्यादा बताए मैंने, लेकिन यहाँ पे मैंने कंक्लूजन कर दिया है। कंक्लूजन हमेशा एक पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। जैसे मैंने इसमें बता दिया है कि इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द नया योजना कम्स एट अ टाइम व्हेन द लिक्विडिटी मेजर्स वर ड्रास्टिकली नीडेड इन इकोनॉमी फॉर रिवाइवल, but the scheme cannot be used as a permanent solution to the problems existing in the agriculture sector. Improving the irrigation facility, incentivizing modern inputs, modernizing agriculture, making use of top to total, one nation, one agriculture market, and other reforms and other agriculture marketing reforms under Atmanirbhar Bharat Abhiyan and diversifying income through horticulture and animal husbandry would go a long way in increasing productivity, augmenting income, and improving standard of living of Chhattisgarhiyas. मैंने इस टाइप का कुछ बता दिया है। ये अभी मुझे रियलाइज होता है कि ये ऐसे थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हो गया है और अच्छी पॉजिटिव एंडिंग हो सकती है, तो उसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर लीजिएगा। मैंने कुल मिलाकर आपको बता दिया है कि किस टाइप से चीजें करनी है। अब देखिए, आपने सिनॉप्सिस प्रिपेयर कर लिया है, आपने पहले गेस कर लिया कि ये आ सकता है, फिर आपने इसमें रिसर्च करी और सिनॉप्सिस प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद इसमें आपने 69-70 लाइंस में एक मॉक एसे भी लिख लिया। अब एग्जाम टाइम में आपकी किस्मत अच्छी हुई और यही एग्जैक्ट एसे आ गया, तो आपको कैसे प्लान करना है मैं बताता हूँ। देखिए, ये लगभग है मेंस की आंसर कॉपी है ये एसे की। यहाँ पे 69 लाइंस है जो मैंने लेबल कर दी है, ठीक है। तो इसमें आपको प्लान कैसे करना है, मैं कैसे प्लान करता था, मैं बेसिकली यही करता था कि पेंसिल से मार्क कर लेता था कौन सी चीजें मेरे को कहाँ लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं डिसाइड कर लेता था कि इतनी लाइन मेरी कोट्स में जाएगी, ठीक है, इतनी लाइन इंट्रो में जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड हेडिंग देखते फीचर्स बताना चालू करूंगा, क्योंकि यूजुअली जो स्कीम होती है उसमें नेचर एंड इम्प्लीमेंटेशन ही ज्यादा पूछा जाता है, तो वो फीचर मुझे लगा कि लगभग यहाँ तक खत्म होगा, ठीक है। इसका मैं बताऊंगा, इसके प्रोज बताऊंगा यहाँ से, जैसे देख रहे हैं आप कैसे जैसे मैं डिवीजन कर रहा हूँ चीजों का। फिर यहाँ से लगभग मैं चैलेंजेस बताना चालू करूंगा, लगभग 35 लाइन के बाद से, और एक बार 50 हो जाएगा चैलेंजेस बता दूंगा मैं यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक कीवर्ड्स में, और यहाँ से मैं सजेशंस दूंगा अपने कि क्या क्या किया जा सकता है, और लगभग यहाँ से मैं अपना कंक्लूजन स्टार्ट कर दूंगा, एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन, ठीक है। अगर वर्ड लिमिट्स में डिसाइड करा जाए तो 750 वर्ड्स होते हैं, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं लगभग 650 या यूजुअली 600 वर्ड्स में ही कंप्लीट कर पाता था। तो कोट्स पे अगर दे दीजिए आप 50, लगभग दे दीजिए आप, मान लीजिए 30 वर्ड दे रहे हैं, इंट्रो में दे दीजिए आप 50 वर्ड्स, फीचर्स में दे दीजिए आप लगभग 100 वर्ड्स, है ना, 100 से लेके 150 वर्ड्स तक दे दीजिए। प्रोज में आप दे दीजिए लगभग 100 वर्ड्स, कॉन्स में दे दीजिए, चैलेंजेस में दे दीजिए 100 वर्ड्स, और सजेशन में आप लगभग 100 से 150 वर्ड्स दे सकते हैं, और कंक्लूजन में भी दे दीजिए आप 100 वर्ड्स। तो देख सकते हैं कैसे
लगभग लगभग 700 वर्ड का ये इक्वेशन बैठता है। तो ऐसे ही प्लान करिए, जब भी आपको पेपर मिलेगा तो आप इसमें ऐसा डिवाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी चीज कहाँ पे करनी है। यहाँ पे कोर्स लिखना है मुझे, यहाँ इंट्रोडक्शन लिखना है, यहाँ फीचर्स लेने हैं। आप स्पेस डिवाइड कर लीजिए कुल मिला के कि इसके अंदर मेरे को सेटअप करनी है चीजें, क्योंकि अगर आप फीचर्स लिखे और नीचे की लोअर लिमिट आपकी डिफाइंड नहीं है, मान लीजिए नीचे की लोअर लिमिट डिफाइंड नहीं है, तो ये वाला जो स्पेस है सब में फीचर ही लिखते रह जाएंगे और लास्ट में आपके कंक्लूजन और क्रिएटिव सॉल्यूशन के लिए ज्यादा स्पेस बचेगा नहीं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्पेस को डिवाइड कर लीजिए और ठीक ठाक ऐसे लिख लीजिए। वहीं अगर मैं इंडिया एसए की बात करूं आपसे, अगर इंडिया एसए की मुझे बात करनी होगी तो मैं यही बोलूंगा कि आप सिलेबस के कीवर्ड को फॉलो करिए और पेपर 3 से हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नेंस एंगल निकालिए। पेपर 4 से साइंस टेक, इन्वायरमेंट वाला एंगल निकालिए। पेपर 5 से इकोनॉमिक और ज्योग्राफिक एंगल निकालिए। पेपर 6 से आप फिलोसॉफिकल, एथिकल और कल्चरल पार्ट भी निकाल सकते हैं। और पेपर 7 में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो इंटरनेशनल अरेंजमेंट है, जो लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स है, कोई अगर उसमें लॉज वगैरह बने हुए हैं या लॉज की ज़रूरत है तो वो आप प्रपोज कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही है वो प्रपोज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी इंडाइसेस वगैरह का यूज करते हुए ही आप एक मल्टी डायमेंशनल ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल इन ऑल मेरा ये कहना है कि जो एसे राइटिंग होती है वो एक आर्ट होता है जो कि प्रैक्टिस से या मास्टर कर सकते हैं। और एसे राइटिंग के लिए रियली यू नीड अ फैकल्टी जो बार बार आप रिव्यू कर सके, आपके जितने भी एसेज हैं आपको एडवाइस कर सके। फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनली ये रहा है कि एसे राइटिंग मेरा थोड़ा सा वीक पोर्शन रहा है मेरे प्रिपरेशन का, लेकिन ओवर द इयर्स मुझे इतने अच्छे मेंटर्स मिले, इतने अच्छे गाइड्स मिले। कोविड के लॉकडाउन के दौरान मैंने इतने सारे टॉपर्स को अप्रोच किया जो कि एसे टॉपर्स थे जिन्होंने 140 150 प्लस नंबर स्कोर किए हैं अपने अपने सीजीपीएससी में। मैंने उनको अप्रोच किया एंड दे वर हम्बल इनफ एंड आई वांट टू थैंक एवरी वन ऑफ देम, क्योंकि उनका सबका कंट्रीब्यूशन गया है मेरे रिजल्ट में। तो फाइनली इट्स एन आर्ट, उसको प्रैक्टिस करते रहिए। किसी फैकल्टी, एक्सपीरियंस्ड आपके जो फ्रेंड हैं या सीनियर हैं उनसे रिव्यू करवाते रहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टार्ट वर्किंग ऑन क्रिएटिव सॉल्यूशंस। क्या आपको पता तो रहता है कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, क्या फैक्ट्स है, क्या प्रोविजन है, क्या लीगल एंगल है, क्या साइंटिफिक एंगल है, क्या टेक्नोलॉजिकल एंगल है, ये सब आपको पता रहता है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड इट रियली मैटर्स दैट यू हैव टू बी अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो आपकी समझ से जितनी भी चीजें हो सकती है पर्टिकुलर टॉपिक की सॉल्यूशन, या तो आप एक्सपर्ट कमिटी, किसी एक्सपर्ट कमिटी को कोट कर दीजिए, या आपके सेल्फ नॉलेज से या सेल्फ लॉजिक से जो भी चीजें आ रही है वो वहां पे करिए एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन देने की कोशिश करिए। कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे वर्क करिए। और अगर कोई ऐसा ऐसे आ रहा है जहां पे आप मैप बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन छत्तीसगढ़, ये पूछा गया था, तो उसमें आप छत्तीसगढ़ का मैप बना के आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से कौन से जगह किस किस प्रकार से अफेक्टेड है एलिफेंट का, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे नॉर्थ में है और यहाँ पे मिडल छत्तीसगढ़ या फिर साउथ छत्तीसगढ़ में आसपास यहाँ पे बेसिकली उड़ीसा से आने वाले जो हाथियों का झुंड होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ इनके साथ जो योजना है, जैसे गजराज परियोजना यहाँ पे चल रही है, यहाँ पर नेमरू एलिफेंट रिजर्व बना हुआ है, ये सब अगर आप मैप में दिखाएंगे तो इससे में ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ओवर द इयर्स मैंने ये भी देखा है कि लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम पॉइंट वाइज दे रहे हैं, हालांकि मैं पर्सनली एंडोर्स नहीं करता हूँ, बट पीपल आर स्कोरिंग वेरी गुड। तो जहां जहां पे आपको अगर पैराग्राफ का मोनोटोनस नेचर होता है, पैराग्राफ को ब्रेक करना है और क्लैरिटी देनी है, तो आप पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको फ्लो डायग्राम बनाना है किसी चीज का, कोई अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, फॉर एग्जांपल काउ डंग से कैसे आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं कितने दिनों में, ये अगर आपको बताना है गोधन न्याय योजना के उसमें, तो आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से ये हो सकता है। वही वर्मी कंपोस्ट से कितने फायदे हो रहे हैं वो अगर दिखाना है तो आप साइड में दिखा सकते हैं। तो अभी जो नेचर हो रहा है सीजीपीएससी का वो स्ट्रिक्टली ऐसे पैराग्राफ डिपेंडेंट नहीं है, उसमें आप पॉइंट यूज कर सकते हैं, मैप यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, डायग्राम्स यूज कर सकते हैं। जस्ट मेक इट वेरी अट्रैक्टिव, मेक इट लॉजिकल, फ्लो रखिए एंड फोकस ऑन क्रिएटिव सॉल्यूशंस। एंड अगर आपको पता है कि पर्टिकुलर टाइप का ऐसे एक्सपेक्टेड है तो उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन
in the form of shlok, poetry, quotes, कुछ भी, do anything creative just to make your essay a little different from others. ऐसे वाला पेपर है ये बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल पेपर है, स्पेशली फ्रॉम इंडिया साइड. मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कि जीएस पेपर में बहुत अच्छे हैं, बट दे स्कोर बिलो 100 इन एसे. तो मेरा यही मानना है कि एसे राइटिंग इज एन आर्ट, एंड किसी भी आर्ट को मास्टर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है. और प्रैक्टिस एक एबल गाइडेंस के अंदर हो, इन द फॉर्म ऑफ मेंटर, इन द फॉर्म ऑफ फैकल्टी, या फिर आपका कोई सीनियर जिसने 2 से 3 बार मेंस दे चुके हैं, उसके ऐसे में बहुत अच्छे नंबर उठ रहे हैं, उनकी हेल्प लीजिए. हर हफ्ते एक ऐसे लिखिए छत्तीसगढ़ और इंडिया से रिलेटेड. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इंप्रूविंग, और एक ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन करिए जैसे मैंने करके रखा है और ऑफ योर एसेस, ताकि 2 से 3 महीने बाद आके जब आप पढ़ेंगे उस एसेस को तो आपको पता चलेगा क्या क्या दिक्कतें रह गई उसमें. कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग, कीप राइटिंग एसेस. ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.